वक्त बदल गया था। कभी जो उसे मुयस्सर हुआ करती थी अब उसके सामने भी नहीं आती थी। उसे याद आया कैसे वो उसका जीना दूभर करके रखता था और कैसे वो अपनी याद से उसकी सांसों की रफ्तार को अक्सर मुंजमद किया करती थी। एक दिन तबरेज़ शाह, मन्नत वक़ार तुम्हें याद आएगी। उसका कहा जुमला उसकी याददाश्त पर अब रोज़ बारिश बनकर बरसता था। उसे वो दिन याद आया जब वो तैयार होकर आई थी, क्योंकि उसकी पहली प्रेजेंटेशन थी। यार, मन्नत को देखा है, कितनी बॉम्ब लग रही है आज। उफ, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि उसके बाल इतने लंबे होंगे। कॉरिडोर से गुजरते अपनी हमजमात लड़के के मुंह से ये जुमले सुनता वो रुका था। अनीस रहमान, आइंदा अपने लफ्ज़ों पर गौर फरमाना, नहीं तो तुम्हारी सरगर्मियां भी मैं ऐसे ही लोगों से डिस्कस करता मिलूंगा। उसके करीब जाते उसने हकारत से कहा और अपने कदम उसके डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ाए। सामने ही वो अपनी दोस्त के साथ उसे नजर आई थी। पीले सादा से शलवार कमीज पर गुलाबी दुपट्टा सीने पर फैलाए, आंखों पर चश्मा लगाए, बिना मेकअप के थी वो। फर्क सिर्फ इतना था कि आज उसका सर ढका हुआ नहीं था। मन्नत, उसने उसे आवाज़ दी तो वहाँ मौजूद लोगों ने उन्हें देखा। सबकी आंखों में एक जोश उभर आया, जैसे होने वाला तमाशा काबिले दीद हो, हमेशा की तरह। उसने निगाहें उठाए, उसे देखा जो कंफ्यूज थी। मजीद उसकी पलकें लर्जी। तबरेज़ शाह ने उसे हाथ से अपनी तरफ आने का इशारा किया। वो नहीं जाना चाहती थी, हरगिज़ नहीं, लेकिन उसका हुक्म टालती तो वो उसे जान से ही मार देता। वो छोटे छोटे कदम उठाती, चश्मा ठीक करती, उसके करीब आई और 4 कदम के फासले पर रुक गई। तबरेज़ शाह ने करोफर से अपनी शाल को झटका देते हाथ से कुछ निकाला। मन्नत वकार की हिम्मत नहीं हुई कि देख सके उसकी तरफ, और उसके बाद जो हुआ था वो सब ने देखा। कुछ की आंखों में अफसोस धुराया तो कुछ की आंखों में तरमस कर उसने केचप की बोतल को उसके सर पर धड़ल्ले से उंडेला था। माहौल साकित हुआ था। मन्नत वकार ने झटके से सर उठाया, आंखों में बेयकीनी दौड़ाई। अभी कल ही तो उसने उससे वादा किया था कि वो आज के दिन कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आज उसकी पहली प्रेजेंटेशन थी। उसने डरते हाथ पर सर रखा। गंधुमी रंगत में सुर्खियां घुल गई, आंखों के डोरे नम होने लगे। उसने एक शिकवा कुना नज़र उसके चेहरे पर डाली, जैसे कहना चाह रही हो कि तबरेज़ शाह, तुम तो वादे का पास भी ना रख पाए। कहकहों का तूफान उठा था। उसकी आंखें नमकीन पानी से लबालब भर गईं। वो कदम उठाता उसके करीब आया और झटके से उसकी कलाई थामी। स्टॉप इट, वो धाड़ा और माहौल में एक बार फिर सकता छा गया। वॉशरूम के बाहर जाकर उसे झटके से छोड़ा और उसके करीब हुआ, ऐसा कि अब की बार उसे वो छुए ना। अगली बार बाल खुले नजर ना आए मुझे तुम्हारे। शैम्पू मौजूद है अंदर, और ड्रायर भी। बाल धोकर सुखाओ इन्हें फौरन, अभी आधा घंटा है तुम्हारी प्रेजेंटेशन में। वो जैसे सब सोचे बैठा था, और वो बिना उसकी तरफ देखे शिकस्ता कदमों से अंदर चली गई। अपने दिल अपनी हालत पर धाड़े मार मार कर रोने को था, लेकिन वो ये काम तन्हाई में करने का सोचती खामोश हो गई। वापस आई तो वो मर्दाना वजाहत लिए सामने ही फ़ोन पर मसरूफ़ दिखा। उसने उंगलियां चटकाईं, आया कि वो उसे नज़र ही ना आए, आया कि उसकी नज़र में आए या नहीं। उसकी ये मुश्किल उसने आसान कर दी। वो करीब आया, उसका गुलाबी आंचल सर पर देखते मुस्कुराया, अपनी शॉल कंधे से उतारी और उसके कंधे पर फैलाई कि उसकी कमीज़ भी नम थी, और वहाँ से चला गया। तब रेस शाह भी अजीब इंसान है, उसके जुल्म और इनायतें दोनों ही मन्नत वकार के लिए हैं। पास मौजूद एक लड़की ने मन्नत के दिल की बात दोहराई थी, जैसे बासित रिया ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। वो उसी सादा पीले जोड़े में थी जो, और हल्का सा मेकअप था। अब वो भी ना था, चेहरा हल्का नम था और वो होंठ काटती वहीं जम गई थी। आ जाओ, बासित रिया ने उसे देखते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। वो हल्के से कदम उठाती उस तक आई और अपना दुपट्टा उठाने लगी। बासित की आंखों की चमक बढ़ी। उसने फौरन दुपट्टा उठाया और अपने हाथ पीछे कमर पर बांध लिए। रुबाब ने हैरत से उसे देखा, आंखें मजीद शर्मिंदगी के बोझ से झुक गईं। आदत डाल लो, मैं तो वैसे भी मजाजी खुदा हूं ना तुम्हारा, मेरे सामने ऐसे ही रहने की आदत डाल लो। बासित जिया को तो मौका मिल गया था उसको तंग करने का, मुझे आदत नहीं है। उसने झुकी पलकों से कहा, तो अब डाल लो आदत, क्योंकि मुझे ये लंबे लंबे चोले जैसी कमीज़ नहीं पसंद। बाहर पहन सकती हो, लेकिन घर में जीन्स शर्ट। रुबाब ने हैरत से उसे देखा। उसे कब से मशरक़ी लिबास पसंद आ गया था। उसे याद आया, उसे भी ऐसे टॉप्स का शौक़ हुआ करता था, लेकिन एक बार उसने दुरेद को उसके किसी अहम जमात के बारे में बात करते सुना था। उस लड़की को बासित पसंद था, और दुरेद उसे इसी बात पर छेड़ रहा था। उसकी ड्रेसिंग देखी है, आधे आधे कपड़े होते हैं, फटी जीन्स। मुझे ऐसे लिबास नहीं पसंद जो अपने आप को छुपाने की बजाय आपको आया कर दें दूसरों पर।
दुरेद को इन सब से कोई मसला नहीं था, बल्कि उसे मॉडर्न लड़कियां ही भाती थीं। उसने रुबाब पर भी कभी रोक टोक नहीं लगाई थी। उस दिन के बाद उसने मशरकी लिबास पहनना था और अब उसे खुद भी पसंद ना था। लेकिन अब अचानक, लेकिन मुझे आदत नहीं। खैर, फिर वही बात, आदत डल जाती है जब रोज़ रोज़ पहनोगी तो। खैर, ये लो अपना पासपोर्ट। भासित ने जेब से निकालते उसे दिया, जिसकी आंखें पूरी खुल चुकी थीं। लेकिन ये क्यों? हमारी फ़्लाइट है 2 दिन बाद की। उसने उसे बावर करवाया। लेकिन हम बाय रोड भी तो जा सकते हैं। हाँ, लेकिन बहुत थकावट हो जाएगी। बासित को उसकी परेशानी का सबब समझ न आया। वो पासपोर्ट को देखती ये तक भूल गई कि उसके पास अब भी दुपट्टा नहीं। उसे फ़्लाइट से बेहद डर लगता था और बाय एयर जाने वाले लोगों पर वो हैरान होती थी। हाइट फोबिया था उसे। उसका सांस अब भी रुकने लगा था। हम नहीं जाएंगे, हम भइयों को, वो ट्रांस किसी कैफियत में बोली। बासित ने झटके से उसे खुद की तरफ खींचा। कुछ कहा? मैं नहीं जाऊंगी, उसने आंखें नम किए कहा। फजूल बात की कोई गुंजाइश नहीं बची अब रुबाब, बच्चों जैसी हरकतें मत करो। बासित ने उसे घूरते हुए कहा। मुझे पता है आप कभी नहीं मानेंगे, मैं भइयों को कहूँगी, वो मेरी बात नहीं टालते। भइयों, उसने कहते ही कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए। बासित ने उसके मुंह पर हाथ रखते उसे दरवाजे के साथ लगाया। तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती? वो गुर्राया था। रुबाब ने उसे देखा जो उसके बेहद करीब था। बत्ती गुल होते ही उसके मुंह पर एक बार फिर चीख बरामद हुई थी, जिसका गला घोटा था उसने। बच्चों जैसी हरकतों से बाज आ जाओ, शादी होने वाली है अब। ये सब चोंचले यहीं ख़त्म करके जाना। वो ज़रा सख्त लहजे में कहता मजीद उसकी तरफ झुका था। हल्की सी रोशनी दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी जो सामने खिड़की से आ रही थी। रुबाब को अब एहसास हुआ था कि वो सच में उस घर को छोड़कर जा रही है। अचानक उसे सब याद आया। उसके बाप का उसके पीछे खाना लेकर भागना, दुरेद का उसकी छोटी सी चोट पर घर सर पर उठा लेना। लेकिन सामने खड़ा शख्स उसके एहसासात को चौंचले बोल रहा था। उसे सच में एहसास हुआ कि ये जो सब हो रहा है वो सही नहीं। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, उसने झटके से उसे धक्का देते कहा। व्हाट रबिश! बाबा, भइयों, उसने आवाज़ देना चाही। वो उसको धक्का देने पर कुछ दूर हुआ, झटके से उसके मुंह पर हाथ रखा। आवाज़ बंद करो रुबाब ज़िया, नहीं तो मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। इसके बाद शायद तुम फिर बेहोश ही हो जाओ। रुबाब दम साधे उसे देखने लगी। आंसू अब भी उसकी आंखों से गिर रहे थे जो बासित ज़िया के हाथ भिगो रहे थे। हाथ हटा रहा हूँ, अब की बार ये गलती मत दोहराना। बार बार माफ़ करने का कायल नहीं हूँ मैं, उसे कहते उसने हाथ हटाया। उसने कुछ सोचते वापस हाथ उसकी आंखों पर रखा और उसका हाथ थामते नाक के नथनों के पास ले जाकर गहरा सांस भरा। उसके एहसासात पल में बदले थे। सामने खड़ी शख्सियत उसकी मनकूहा थी। अब उसके निकाह में वो हर हक रखता था उस पर। उसने गहरा सांस भरते उसकी आंख से आंसू साफ करते नीचे की तरफ झुका। रुबाब ने दम साधा। अंधेरे में उसे देखा जो उसके कदमों में बैठा था। उसका पाँव अपने घुटने पर रखते उसने पाजेब पहनाई थी उसे, और फिर खड़ा करते करीब करते उसकी कमर के गिर्द घेरा बनाए उसे खुद के करीब किया। वो फटी आंखें और साकिन वजूद लिए उसे देख रही थी। रुबाब, बासित ज़िया, मेरी माँ की पसंदीदा पाजेब थी ये, मेरी तरफ से पहला तोहफा। तोहफे मिलते रहेंगे तुम्हें, अच्छे या बुरे, ये तुम खुद फैसला करोगी। खाना खाओ, मेहंदी का रंग गहरा आना चाहिए। वो झुका और उसकी गर्दन पर धीरे से लब रखता पीछे हटा। बासित जो उसे हटाकर दरवाज़ा खोल रहा था चौंका और उसे देखा। दरवाज़ा बंद करते उसे देखा जो कदम उठाती उसकी तरफ आई थी। कुछ नहीं, उसने सोचा था उसका अच्छा मूड देखकर उसे बाय रोड जाने पर आमादा करेगी, लेकिन फिर उसकी थकावट का सोचती खामोश हो गई। बासित ज़िया ने चंद लम्हे उसे देखा और वापस एक बार उस पर झुका। अगली बार मेरा वक्त ऐसे बर्बाद करोगी तो सज़ा मिलेगी। वो बाहर निकल गया उसे कहता, वो जो उसके पहले लम्स पर सांस रोक गई थी अब की बार वहीं खड़ी रह गई। वो कब का जा चुका था। सारी रात माजी के ख्यालों में गुजर जाती थी। सूरज कब तुलू होता था उसे अंदाज़ा ही नहीं होता था। उसने ऑफिस के लिए तैयार होने से पहले खिड़की से पर्दे हटाए। आज के सूरज में कुछ अलग था। उसने गहरी सांस ली और तैयार होने चला गया। वापसी पर घड़ी देखी जो 8:15 बजा रही थी, यानी आज वो फिर लेट था। उसने गाड़ी दौड़ाई और 10 मिनट में ऑफिस पहुंचा। हर दिन की तरह एक थका देने वाला दिन उसका मुंतज़िर था। उसके जाते ही सब ने खड़े होकर उसे सलाम किया था। ऐसा नहीं था कि ये सब करने को उसने कहा, लेकिन उसका स्टाफ उसकी बहुत इज्जत करता था, क्योंकि वो जानता था कि इज्जत कैसे देनी है। लेकिन वो काफ़ी संजीदा तबीयत का मालिक था और ये उसका सारा स्टाफ जानता था, इसलिए कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई फजूल बात उससे करे।
उसने ये एम्पायर अपने नाम पर खड़ी की थी, लेकिन दौलत, इज्जत, शोहरत सब होने के बावजूद भी उसकी ज़िंदगी में सुकून ना था। वो अक्सर रातें जाग कर गुजार देता, सुकून की तलाश में। अब भी वो लगातार काम कर रहा था। उसकी ज़िंदगी बेहद मसरूफ़ थी, क्योंकि उसने खुद ऐसी बना दी थी उसे। उसकी सारी मेहनत का सिला उसका सौतेला बाप ले जाता था, और उसने कभी सवाल तक ना किया था। उसके बाप का कहना था कि ये सब उनकी वजह से है, नहीं तो वो इस काबिल ना था कि इतनी बड़ी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग उनके बगैर खड़ी कर पाता। और तबरेज़ शाह, जिससे सारी यूनिवर्सिटी खौफ खाती थी, वो अपने सौतेले बाप के सामने कुछ ना बोल पाता। सर मैं अंदर आ जाऊं? उसकी सेक्रेटरी ने पूछा। यस, उसने बिना नज़र उठाए कहा। तो वो 25 साल हसीन सी स्टाइलिश लड़की अंदर दाखिल हुई। सर, आज आपकी बेहद ज़रूरी मीटिंग है, दोपहर 2 बजे। वहाँ और भी कंपनियों के मालिकान होंगे, क्योंकि वो भी तो चाहेंगे ना कि ये डील उन्हें मिले। मैं समझ गया फ़ाइका, और कुछ ज़रूरी बात? उसने अब की बार उसे बिना देखे कहा था। फ़ाइका ने उस सड़ियल से शख्स को देखते मुंह बिसोरा। नहीं सर, आज के लिए सिर्फ इतना। ओके। मंसूर को कहीं फ़ाइल लेकर आए, ताकि आखिरी बार मैं उसे देखकर सब कुछ मुतमईन रहूं। ओके सर। वो उठी तो किचन से आवाज़ें आ रही थी। उसने मुंदी आंखों से सब समझने की कोशिश की, तो उसे याद आया कि कैसे वो यहाँ आई थी। रात के 10 बज रहे थे। उसे शदीद भूख लगी थी। उस वक्त उसका वजूद थका हुआ था। इस हालत के साथ वो इतना सब कैसे बर्दाश्त कर रही थी, यह काफ़ी था। उसे प्रेग्नेंट हुए अभी 2 महीने ही हुए थे, और उसने ये खबर दुरेद तक पहुँचने नहीं दी थी। वो जानती थी कि वो उसके दिन रात की खबर रखता है, इसलिए उसने सब छुप कर किया था। यहाँ तक कि उसकी दवाएं भी मन्नत लाया करती थी। उसने थक कर दोबारा आंखें बंद की। वो कैसे वो रात भूल जाती जब उसने अपना सब कुछ खो दिया था। एक बार फिर, ये लगाई तुमने मेरी कीमत दुरेद यज़दानी, ये कीमत? उसने हिज़यानी कैफियत में चिल्लाते हुए कहा। निकाह जैसे रिश्ते की तो लाज रख लेते, हवस तो पूरी कर ही ली थी। दुनियादारी के लिए ही सही, 4 दीवारी फराहम कर देते। उसने अपने बाल नोचते हुए कहा। ये निकाह रुबाइशा हक तुम्हारे कहने पर हुआ था। उसने उसे बावर करवाया। मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था। वो चीखी। आपा ने कहा था कि उसे सिर्फ उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, और ये तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ दुरेद यज़दानी ही उसे दे सकता है। आपा दुरेद को फ़ोन करके अपनी कसम दे चुकी थी इस निकाह के लिए, लेकिन रुबाइशा नहीं जानती थी। हो गया ड्रामा, तो निकलो यहाँ से। ये रकम देख रही हो, तुम्हारी औकात से बहुत ज़्यादा है ये, दुरेद ने झुंझला कर कहा। उसके निकाह के बाद जब वो दोस्तों और गवाहान को रुखसत करने गया था, तो अंधेरे का फ़ायदा उठाते वो शख्स घर में दाखिल हुआ और रुबाइशा हक पर हमला किया था। उसने उसके जाते रुका हुआ सांस हवा में छोड़ा, और रोशनी बहाल होते ही अपने पाँव देखे। वो भारी पाजेब बहुत खूबसूरत थी। उसने उन पर हाथ फेरते वो लम्हा ज़हन में नक्श कर लिया जब वो झुककर उसे पहना रहा था ये। उसने मेहंदी धोई। मेहंदी का रंग वाकई बहुत गहरा आया था। उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट छा गई। भूख दोबारा महसूस होने पर उसने खाना खाया और बाकी की पैकिंग करती लेट गई कि रात उसकी रुखसती थी। वो जब से उसे छोड़ कर आया था, अपनी बेइख्तियारी पर खुद को कोस रहा था। वो क्यों उसके सामने बेबस हो जाता था? उससे मोहब्बत नहीं करनी थी उसे। उसने दिल को डपटा। मोहब्बत? बासित ज़िया को मोहब्बत तो क्या, वो पसंद भी नहीं हो सकती। उसने कहते खुद को बावर करवाया। आगे से उसे उससे दूरी बरकरार रखनी थी। वो जादूगर थी शायद। उसने आंखें घुमाई। कल वो पूरी की पूरी उसकी होती। परसों उन्होंने यहाँ से चले जाना था। खेल का आगाज़ करते काफ़ी मज़ा आएगा मुझे दुरेद। उसने चेहरे पर हाथ फेरा। रुबाब ज़िया को वो पढ़ाया करता था। वो शरारती थी, और फिर उसकी संजीदा तबीयत को देखती उसमें भी संजीदगी आ गई। लेकिन अक्सर बासित ज़िया ने महसूस किया था कि वो उसको देखती रहती, और उसके देखने पर वो नज़रें फेर लेती। ऐसा क्यों था वो आज तक समझ नहीं पाया था। अब जब वो करीब आने वाली थी, तो शायद इस राज से भी पर्दा हट ही जाता। उसने सब सोचते आंखें मूंदी। रुबाइशा का ख्याल आते ही उसने उसे फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। वो जाकर उससे मिलने का इरादा रखता था। उसने ये राज कभी भी दुरेद यज़दानी पर अफ़शा नहीं होना दिया था कि वो रुबाइशा का क्या लगता है। उसने रुबाइशा को भी मना किया था। रुबाइशा को पता था वो अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उसने कोई सवाल न किया। अपनी बहन की तकलीफ़ याद करते उसने आंखें बंद की थी। उसे अभी भी याद था उसने कितनी रातें उसके कमरे से सिसकियों की आवाज़ें सुनी थी जब वो उसे यतीम खाने से लाया था। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ दुरेद यज़दानी कि तुम्हारी बहन के साथ वो सब करूँ, लेकिन तुम्हें खून के आंसू ना रुलाए, तो मैं अपनी बहन के साथ शायद इंसाफ ना कर पाऊँ।
उसका काम हमेशा की तरह बेहतरीन था और पूरे चांसेस थे कि ये डील उसी को मिलती। वो संजीदा सा बैठा अपने फ़ोन पर लगा था। सामने मौजूद कंपनी का काम उसने देखने की भी ज़हमत ना की थी। मुझे लगता है सब मुकम्मल हो चुका है, तो क्यों ना बता दिया जाए कि हमें ये डील किसको देनी है, किसके साथ डन करनी है। फ़ौरन कंपनी के एक मेंबर ने अंग्रेज़ी में कहा। ऐन वक्त पर दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। उसने अंदर आते ऊंची आवाज़ में अपने देर से आने पर माजरत की। माफ़ी चाहती हूँ आपसे कि मुझे आने में देर हो गई। तब रेस शाह ने बिना उसकी आवाज़ पर ध्यान दिए माथे पर सिलवटें डाले, फ़ोन पर मज़ीद स्क्रोलिंग की थी। टाइम ख़त्म हो चुका है मिस, और तमाम लोग अपना अपना काम प्रेजेंट कर चुके हैं और हम फाइनल कर चुके हैं कि ये डील किसको दी जाएगी। फ़ौरन कंपनी का मेंबर अब की बार फिर बोला। सर दरअसल मेरी बहन की तबीयत काफ़ी ख़राब है, वो इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं यहाँ आती, सिर्फ उसके इसरार पर आई हूँ। आप एक बार काम देख लें, फिर बेशक जिसको देना हो, लेकिन एक बार देख लें, नहीं तो उसे काफ़ी दुख रहेगा कि उसकी वजह से मेरा पहला प्रोजेक्ट बिना देखे रिजेक्ट हो गया। ओके मिस, यू हैव 5 मिनट्स ओनली। उसकी तकरीर पर तबरेज़ शाह ने घड़ी पर देखा, जैसे वक्त का ज़िया हो रहा हो, लेकिन यह आवाज़ जानी पहचानी थी शायद। लेकिन मुखालिफ का गला ख़राब था। उसकी इस प्रेजेंटेशन में भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी उसे। वो हर स्लाइड के बाद खांसती थी। उसके आधे काम के बाद माहौल में खामोशी छा गई। सबकी नज़रें स्क्रीन पर थीं और उसके अंदाज पर। तालियों की गूंज पर उसने बिलाखिर फ़ोन से सर उठाया था। सामने मौजूद लड़की की आंखों को देखते वो साकिन हुआ। गुलाबी शलवार कमीज़ पर गुलाबी दुपट्टा कंधे पर रखे, सफ़ेद स्ट्रोलर से हिजाब किए, गुलाबी मास्क लगाए, वो बड़ी पुरकशिश लग रही थी। उसका चेहरा मास्क के नीचे ढका हुआ था, लेकिन आंखें। फ़ौरन कंपनी के मेंबरान में अब डिस्कशन चल रही थी। उसने दूसरी जानिब चेहरा करते पानी पिया था और आकर कुर्सी पर बैठ गई। तब रेस शाह की नज़रें उसी पर थीं, लेकिन फिर उसने सर झटका। उसकी आंखों का रंग भूरा था। वो भी क्या सोचने लगा था, वो यहाँ कहाँ हो सकती है। वो तो डरपोक थी, बुज़दिल, जो सब छोड़कर कहीं जा छुपी थी, और ऐसा छुपी थी कि उसके लाख ढूंढने पर भी नहीं मिली थी उसे। दुरेद बर वक्त वहाँ पहुँच गया था। रुबाइशा को लगा कि सब कुछ दुरेद ने किया है। दुरेद ने उसकी ये गलत दुरेद ने उसकी ये गलत फहमी दूर नहीं की थी। दुरेद सिर्फ उस वक्त उसे यहाँ से भेजना चाहता था। उस वक्त उस लड़की के साथ उसकी बहन की इज्जत को खतरा था। उसकी अपनी बहन की इज्जत को खतरा था। वो शख्स जिसे उन्होंने बचपन में जलील किया था, आज वो शख्स ड्रग और माफिया के जाने माने नाम का राइट हैंड था। वो उस वक्त उसे यहाँ से निकालना चाहता था, क्योंकि वो कोने में लगा छोटा सा कैमरा देख चुका था। उसे उस लड़की से जो कल ही उसके निकाह में आई थी कोई मोहब्बत नहीं थी, लेकिन वो उसकी इज्जत ज़रूर थी। उसने सब सोच समझ कर किया था। कैमरे में दूसरी तरफ ये दिखाया था कि उसने उस लड़की के साथ कुछ गलत किया। मैं कुछ नहीं मांगूंगी तुमसे, बस इस चार दीवारी में रहने दो, उसने धीमे लहजे में कहा। रुबाइशा हक बज़िद थी। वो बेबस हुआ था। उस लम्हे वो कुछ भी ख़राब करने की पोजीशन में नहीं था। पागल हो, ये रिस्क नहीं ले सकता मैं, मेरा बाप जान से मार देगा मुझे। जो वो तब से रिलैक्स अंदाज में सोफे पर बैठा था उठ खड़ा हुआ। उसने पैसे फेंकते उसे यहाँ से जाने का कहा था। वो एक बार उस मंजर से निकल जाती, उसके बाद वो उसको सब क्लियर कर देता। मैं कहाँ जाऊँगी इस वक्त, वो जाने को तैयार ना थी। यही चीज़ उसे फिक्र और तैश दिला रही थी। कोई ठिकाना नहीं है मेरा, अब के उसने उसकी आंखों में देख कर कहा, जहाँ कोई नदामत ढूंढने पर भी नहीं मिली थी उसे। रुबाइशा हक, ये मेरा मसला नहीं है, जहाँ मर्जी जाओ मेरी बला से, वो चीखा। उन्होंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। मुझे लगा ही नहीं था कि यहाँ खुद की कीमत लगवा बैठूंगी। उसने खुद पर गिरे उन नोटों को देखकर कहा। उसका इशारा आपा की कही बातों की तरफ था। वो समझ कर भी ना समझ बन गया था। वो रुखसती के वक्त बहुत रोई थी। बासित ज़िया ने पहली बार दुरेद की आंखें नम देखी थी, जिससे उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो उसके लिए कितनी अजीज़ थी। वो उसे अपने घर लाया था, वो घर जो हमेशा से वीरान रहता था। उसने गहरी सांस भरी। वो सारे रास्ते रोती आई थी। ये सच था कि बासित ज़िया को रुबाब में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा था, कि उसने हमेशा उसे एक शागिर्द की और दोस्त की बहन की हैसियत से ही देखा था। लेकिन अपनी बहन के ख्याल और हालत देखते उसने ये फ़ैसला फ़ौरन लिया था। उसे मोहब्बत जैसी खुराफात पर यकीन नहीं था। वो सिर्फ दुरेद यज़दानी को टूटा हुआ देखना चाहता था, और ये तभी मुमकिन था जब उसकी बहन को तकलीफ़ पहुंचती। क्या वो ये सब कर पाता?
उसने सब प्लान कर लिया था। अब न जाने वो उसमें कामयाब होता भी है या नहीं। उतरो, उसने गाड़ी रोकते कहा तो वो भी आहिस्तगी से उतर गई। रुबाब ने नम आंखों से उस घर को देखा, जहाँ ना रोशनियाँ थी और ना ही कोई खुशामदीद कहने वाला। उसने अंदर कदम रखे तो सारे एहसासात पर ओस पड़ी। घर की सारी बत्तियां गुल थीं जो बासित ने जलाई। ना कोई सजावट थी और ना कुछ और। शायद उनका कमरा ऐसा ना हो। उसके दिल से आवाज़ आई, लेकिन बासित के पीछे उसके कमरे में जाकर उसका दिल भारी हुआ। तो क्या उस शख्स के कोई जज्बात ना थे इस शादी के लिए? चेंज कर लो, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। गेट बाहर से लॉक करके जा रहा हूँ। रुबाब ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। आज के दिन उसे क्या काम हो सकता था, लेकिन कहने की हिम्मत वो कहाँ रखती थी। वो निकल गया तो वो वहीं सोफे पर बैठ गई। कमरा साफ सुथरा था, इतना सामान नहीं था। वो उस कमरा उसे कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन वो जानती थी कि उन्हें कल यहाँ से चले जाना है। शायद बासित ने इसीलिए घर नहीं सजाया। दिल ने खुद ही खुद को तसल्ली दी थी। उसने उठकर चेंज किया और वहीं सोफे पर बैठ गई। हजारों सोचों ने उसके दिमाग पर गलबा किया था, लेकिन खिड़की पर होती दस्तक पर वो चौंकी। बारिश हो रही थी शायद। उसने घड़ी पर निगाह डाली जो रात के 1:30 बजा रही थी। उसने गहरी सांस भरी।